दोस्तों, आज की ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो दुनिया घूमने का सपना लिए अपने घर से निकलती तो है, पर इससे पहले कि वो अपना सपना पूरा कर पाती, उसकी मुलाकात अपने कातिल से हो गई। कहीं ना कहीं वो इस बात को जानती थी कि उस लड़के से बात करना या फिर उसके करीब जाना भी उसके लिए खतरे से खाली नहीं, पर फिर भी कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती चली गईं, जिसकी वजह से वो दोनों एक दूसरे से मिलने जुलने लगे। और फिर उस लड़की के साथ जो कुछ भी हुआ, उसने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया। जिसका डर था उस लड़की को, आखिरकार वही हुआ उसके साथ। दोस्तों, इस कहानी में एक बहुत बड़ी सीख भी उन लड़कियों के लिए छुपी हुई है जो पढ़ाई या काम की वजह से अपने घर परिवार को छोड़कर दूसरे शहरों में अकेली रहती हैं। पर कहानी में आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग क्राइम स्टोरी सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी घंटी को दबाना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है इंग्लैंड की रहने वाली एक 22 साल की लड़की की, जिसका नाम था लिंडसे हॉकर। लिंडसे हॉकर बचपन से ही पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, पर अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद उसने पढ़ाई से कुछ टाइम का ब्रेक ले लिया। हालांकि उसके माता पिता चाहते थे कि वो अपनी मास्टर्स की डिग्री भी कंप्लीट कर ले, पर वो आगे की पढ़ाई से पहले अपनी जिंदगी को खुलकर जीना चाहती थी। कॉलेज के दौरान उसे ट्रैवलिंग का शौक लग गया था, जिसकी वजह से वो अपनी आगे की पढ़ाई से पहले वर्ल्ड टूर करना चाहती थी। हॉकर ये बात अच्छे से जानती थी कि वर्ल्ड टूर के लिए उसे काफी पैसों की जरूरत पड़ेगी, और इसीलिए उसने ग्रेजुएशन के बाद जॉब के लिए अप्लाई करना शुरू कर दिया। और जल्द ही जापान के एक फेमस स्कूल नोवा में हॉकर को इंग्लिश टीचर का जॉब भी मिल गया। हॉकर ने अपनी ग्रेजुएशन बायोलॉजी में की थी, पर जॉब इंग्लिश टीचर की उसने सिर्फ इसलिए ली थी ताकि वो इंग्लैंड से बाहर निकल सके और किसी दूसरी कंट्री को एक्सप्लोर कर सके। मतलब कि उसने अपने वर्ल्ड टूर की शुरुआत अपने इस जॉब से शुरू कर दी थी। साल 2006 में वो जापान आती है और टोक्यो शहर में स्थित नोवा स्कूल में इंग्लिश टीचर के तौर पर ज्वाइन करती है। स्कूल से थोड़ी दूर पर उसने एक अपार्टमेंट रेंट पे लिया, जहां उसके साथ 2 और लड़कियां रहती थी। स्कूल में पढ़ाने के बाद जो भी खाली टाइम बचता, उसमें हॉकर टोक्यो के अलग अलग जगहों को एक्सप्लोर करती। वो ब्लॉग बनाती और फोटोज लेती और उन सभी को अपने फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट करती। उसके पोस्ट को देखकर उसकी फैमिली को ये पता लग रहा था कि वो कितनी खुश थी अपनी इस न्यू लाइफ से। जापान शिफ्ट होने के करीब 5 महीने बाद 20 मार्च 2007 को एक दिन जब वो अपने स्कूल से घर आ रही थी, तो उस दौरान ट्रेन में उसने नोटिस किया कि कोई लड़का उसको काफी देर से घूर रहा है। थोड़ी देर बाद जब हॉकर का स्टेशन आ जाता है तो वो वहाँ उतर जाती है। उसके पीछे पीछे वो लड़का भी वहाँ ट्रेन से उतर जाता है। इसके बाद वो लड़का हॉकर का पीछा करने लगता है। जब हॉकर पार्किंग में खड़ी अपनी साइकिल निकाल रही होती है, तो उसी दौरान वो लड़का हॉकर के पास आता है और उससे बातें करने की कोशिश करता है। हॉकर उस लड़के से उसका पीछा करने का कारण पूछती है, तो वो बताता है कि वो उसका स्टूडेंट है, यानी कि जिस स्कूल में हॉकर इंग्लिश पढ़ाती थी वहाँ वो भी पढ़ने जाता था। पर हॉकर ने उससे कहा कि उसकी इंग्लिश क्लास में उसके जैसा कोई लड़का नहीं पढ़ता, जिस पर वो लड़का हॉकर से कहता है कि वो उसकी क्लास में ही पढ़ता है और वो उससे इंग्लिश का ट्यूशन लेना चाहता है। उस लड़के की हरकतों को देखकर हॉकर ने उसे ट्यूशन देने से मना कर दिया और वहाँ से वो साइकिल लेकर अपने घर की तरफ निकल गई। हॉकर के मना करने के बाद भी वो लड़का माना नहीं और हॉकर के साइकिल के पीछे दौड़ते दौड़ते उसके घर तक पहुँच गया। हॉकर घर पहुंचने के बाद एक बार फिर से उस लड़के को मना करती है और पुलिस बुलाने की धमकी देती है। चूँकि उस लड़के ने काफी दूर तक हॉकर का पीछा किया था और उसकी साइकिल के पीछे दौड़ा था, इसलिए उसकी सांसें फूल रही थी, जिसकी वजह से उसने हॉकर से पानी मांगा। उसकी हालत को देखकर हॉकर को भी उस पर दया आ गई और उसने उस लड़के को पानी पीने के नाम पर घर में बुला लिया। उस समय हॉकर की दोनों रूममेट भी घर में थी, तो हॉकर को किसी बात का कोई डर नहीं था। पर यही हॉकर की सबसे बड़ी गलती हो गई। वो ये समझ ही नहीं पाई कि वो किस मुसीबत को अपने घर में बुला रही है। पानी पीने के दौरान उसने हॉकर और उसके रूममेट से थोड़ी बातचीत की और थोड़ा हंसी मजाक किया,
जिससे माहौल थोड़ा लाइट हो गया था। और इसी बीच उसने हॉकर से एक बार फिर से ट्यूशन की रिक्वेस्ट की और इस बार हॉकर उसकी बात मान गई, क्योंकि वो उसे 1 घंटे के अच्छे पैसे दे रहा था। साथ ही साथ वो हॉकर की एक शर्त भी मान गया था, जिसके मुताबिक हॉकर उसे अकेले में उसके घर पर आकर नहीं पढ़ाएगी, बल्कि किसी कैफे में सबके सामने पढ़ाएगी। सारी बात तय होने के बाद उस लड़के ने एक पेपर पर हॉकर की ड्राइंग बनाई और उस पर अपना नाम, अपना फोन नंबर और ईमेल एड्रेस लिखकर वहां से चला गया। उस पेपर पर अपना नाम जो उस लड़के ने लिखा था वो था तात्सुया इचिहाशी। तात्सुया इचिहाशी का ये जेस्चर हॉकर को काफी क्यूट लगा। उसकी इन हरकतों से हॉकर ये तो समझ चुकी थी कि तात्सुया इचिहाशी उसे पसंद करता है, पर उसे ये नहीं पता चला कि तात्सुया किस मानसिकता का इंसान है। दरअसल दोस्तों, तात्सुया इचिहाशी को आप ऐसे समझ सकते हैं कि वो एक अमीर परिवार का बिगड़ैल बेटा था। उसकी माँ डेंटिस्ट थी और उसके पिता न्यूरोसर्जन थे। तात्सुया बचपन से ही एक शांत बच्चा था। ना तो स्कूल में और ना ही कॉलेज में उसका कोई दोस्त बन पाया था। वो जैसे जैसे बड़ा होते गया, उसका शांत स्वभाव ही उसे अंदर ही अंदर हिंसक बनाने लग गया। पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने कभी कोई जॉब नहीं की। उसके माता पिता उसे खर्चे के लिए लाखों रुपए दिया करते थे, जिससे वो आराम से अपनी जिंदगी टोक्यो में जी रहा था। तात्सुया अपनी बॉडी, अपनी फिजिक पर बहुत ध्यान देता था, जिसकी वजह से वो अपना ज्यादातर समय जिम में बिताता था। खैर दोस्तों, 20 मार्च को ट्यूशन की बात तय हुई थी और 25 मार्च को हॉकर शर्त के मुताबिक तात्सुया को ट्यूशन पढ़ाने के लिए उससे एक कैफे में मिलती है। 1 घंटा पूरा होने के बाद जब हॉकर वहां से जाने लगती है तो तात्सुया से अपनी फीस मांगती है, जिस पर तात्सुया उससे कहता है कि वो गलती से अपना पर्स घर पर ही भूल गया है। तात्सुया हॉकर से कहता है कि वो उसके साथ घर तक चले। घर पहुंचकर वो उसे उसके पैसे दे देगा। अब क्योंकि हॉकर को स्कूल भी जाना था और तात्सुया का घर भी उसी रास्ते पर था, तो इसलिए हॉकर तात्सुया की बात आसानी से मान गई और फिर वो दोनों एक टैक्सी लेकर तात्सुया के घर की तरफ निकल जाते हैं। घर पहुंचने के बाद तात्सुया हॉकर से उसके घर के अंदर आने की रिक्वेस्ट करने लगता है। तात्सुया के बार बार रिक्वेस्ट करने की वजह से हॉकर उसकी ये बात भी मान लेती है और टैक्सी ड्राइवर को बोलती है कि आप 2 मिनट रुको, मैं पैसे लेकर आती हूँ। करीब 10 मिनट तक वो टैक्सी ड्राइवर हॉकर का नीचे इंतजार करता रहा, पर जब हॉकर नीचे नहीं आती तो वो वहां से चला जाता है। उस दिन हॉकर न तो स्कूल पढ़ाने के लिए पहुंची और न ही अपने घर। देर रात तक जब हॉकर अपने घर नहीं पहुंची तो उसकी दोनों रूममेट को उसकी चिंता होने लगी। अगले दिन 26 मार्च को उसके रूममेट नोवा स्कूल में कॉल करके हॉकर के बारे में पूछती है, तो स्कूल से भी हॉकर के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। इसके बाद हॉकर की रूममेट पुलिस को हॉकर की गायब होने की सूचना देती है। पहले तो पुलिस हॉकर की गुमशुदगी को ज्यादा सीरियसली नहीं लेती, लेकिन जब स्कूल प्रशासन भी हॉकर के गायब होने की सूचना पुलिस को देती है, तब पुलिस वाले इस केस की जांच में जुटते हैं। इसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए हॉकर के घर पर पहुंचती है। पूछताछ में पुलिस को तात्सुया के बारे में पता चलता है। उन्हें वो पेपर भी मिलता है जिस पर तात्सुया ने हॉकर की ड्राइंग बनाई थी और अपना नाम और फोन नंबर लिखा था। पुलिस तात्सुया के घर तक तो पहुंच गई, पर उसे पूछताछ करने के लिए उसके घर के अंदर नहीं जा सकती थी। दरअसल दोस्तों, जापान में एक कानून है कि अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ पुलिस के पास कोई सबूत नहीं है तो पुलिस उससे पूछताछ करने के लिए उसके घर का दरवाजा नहीं खटखटा सकती। मुझे पता है दोस्तों, इस कानून के बारे में सुनकर आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, पर जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए मैं यहाँ एक बात और बता दूं कि जापान दुनिया के उन टॉप 10 देशों में है जहाँ का क्राइम रेट सबसे कम है। खैर, पुलिस घर के अंदर पूछताछ करने के लिए जा तो नहीं सकती थी, इसलिए वो लोग तात्सुया का घर से बाहर निकलने का वेट करने लगे। थोड़ी देर बाद जब तात्सुया जिम जाने के लिए घर से बाहर निकला, तब पुलिस उससे हॉकर के बारे में पूछना शुरू कर देती है। हॉकर का नाम सुनते ही तात्सुया वहां से भागना शुरू कर देता है। पुलिस उसे पकड़ने की कोशिश करती है पर पकड़ नहीं पाती। उसके भागने के बाद पुलिस तात्सुया के घर की तलाशी लेना शुरू कर देती है। पुलिस को तात्सुया के घर की बालकनी में एक बाथटब मिला जिसके अंदर रेत और मिट्टी भरी हुई थी। इससे पहले कि पुलिस कुछ सोच पाती कि तभी उन्हें उस बाथटब में एक इंसानी हाथ नजर आता है
इसके बाद वो लोग जब बाथटब से मिट्टी और रेत निकालते हैं तो उन्हें उस बाथटब में से एक लड़की की लाश मिलती है, जिसकी शिनाख्त बाद में हॉकर के रूप में हुई। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पुलिस तात्सुया की तलाश में जुट जाती है। इधर तात्सुया भागता हुआ ट्रेन स्टेशन पहुंचता है, पर वहां पुलिस वालों को देखकर वो स्टेशन के अंदर नहीं जाता। उसे डर था कि कहीं उसे पुलिस वाले पकड़ न ले। इसके बाद वो छुपते छुपाते टोक्यो से बाहर निकलने की कोशिश करने लगता है। रास्ते में उसने एक बाइक चुराई और उसी से वो टोक्यो के एक छोटे से गांव में पहुंचा। पूरे रास्ते वो सिर्फ एक ही बात सोच रहा था कि वो पुलिस वालों से कैसे बच सकता है। उसके दिमाग में अचानक ही प्लास्टिक सर्जरी का ख्याल आता है। वो सोचता है कि अगर उसका फेस बदल जाए तो पुलिस वाले उस तक कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। प्लास्टिक सर्जरी का ख्याल आते ही उसने सबसे पहले अपने हाथ से ही अपने गाल का तिल काटा, पर तिल के हटने के बाद भी उसके चेहरे में कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। इसके बाद उसने नाक के पास का हिस्सा काटकर खुद से उसे सिल दिया और फिर इसी तरह उसने अपने होठों के साथ भी किया। इन सब में उसने काफी दर्द भी सहा, पर फिर भी बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आया उसके चेहरे में। तब वो एक हुडी के अंदर अपने चेहरे को छुपाकर वहां से ओकिनावा शहर भाग जाता है। इधर तात्सुया भागता जा रहा था और उधर पुलिस उसे पकड़ने के लिए उसका पोस्टर पूरे टोक्यो शहर में लगा रही थी। इस दौरान हॉकर के पिता भी टोक्यो पहुंच जाते हैं और अपनी बेटी के कातिल की तलाश में पुलिस की मदद करने लगते हैं। धीरे धीरे 2 साल बीत जाता है, पर तात्सुया का कोई भी सुराग पुलिस को नहीं मिल पाता। इस दौरान तात्सुया को खोजने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट ने 180 पुलिस वालों की एक टीम गठित की और तात्सुया के ऊपर 10 मिलियन जापानी रुपयों का इनाम भी रखा। इस बीच तात्सुया छुपते छुपाते ओकिनावा से ओसाका पहुंच चुका था और वहां अपना नाम और पहचान बदलकर एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करने लगा था। इन 2 सालों के दौरान उसने कभी भी अपनी फैमिली को कांटेक्ट नहीं किया। कंस्ट्रक्शन कंपनी से वो जो कुछ भी कमाता उसमें से कुछ पैसा वो अपनी प्लास्टिक सर्जरी के लिए बचा कर रखता था। 2 साल में उसने पैसे बचा बचा कर 2 बार अपने चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करवा ली थी। कंस्ट्रक्शन साइट पर तात्सुया की दोस्ती एक लड़के से हो गई थी। उस समय 10 मिलियन का इनाम किसी भी अपराधी पर हो तो वो खबर न्यूज़पेपर वालों के लिए एक बड़ी खबर थी। इसलिए इस न्यूज़ को सभी ने तात्सुया के फोटो के साथ अपने फ्रंट पेज पर छापा। जब उस लड़के ने न्यूज़पेपर में तात्सुया की फोटो देखी और पूरी खबर पढ़ी तो उसे शक हो गया कि ये फोटो तो उसके दोस्त से मिलती जुलती है। ये बात उस लड़के ने पुलिस को बताई। पुलिस जब तात्सुया को पकड़ने उस कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंची तब तात्सुया तो वहां नहीं मिला, पर उसके फिंगरप्रिंट पुलिस को वहां से मिल गए। असल में दोस्तों, जिस समय पुलिस तात्सुया को पकड़ने के लिए उस कंस्ट्रक्शन साइट पर गई थी, उसी दिन तात्सुया अपनी तीसरी प्लास्टिक सर्जरी के लिए ओसाका से ओकिनावा आया था। पर वो जिस डॉक्टर के पास सर्जरी के लिए आया था उस डॉक्टर ने भी न्यूज़पेपर में तात्सुया की फोटो देख ली थी। जब तात्सुया डॉक्टर से मिला तो उस डॉक्टर को भी उस पर शक हो गया और उसने सर्जरी के बहाने उसे क्लिनिक में बैठाकर पुलिस को कॉल कर दिया। लेकिन जब तक पुलिस इस क्लिनिक में पहुंचती तब तक तात्सुया यहाँ से भी जा चुका था। तात्सुया उसी रात वापस ओकिनावा से ओसाका लौटने जा रहा था, पर जिस फेरी से उसे जाना था वो उसके वहां पहुंचने से पहले ही निकल चुकी थी। वो फेरी उस रात की आखिरी फेरी थी। दूसरी फेरी पकड़ने के लिए अब उसे सुबह तक का वेट करना था, इसलिए वो उस फेरी स्टेशन पर बैठकर सुबह का वेट करने लगा। उस फेरी स्टेशन पर एक लड़के की नजर तात्सुया पर पड़ी तो उसे भी उस पर शक होने लगा और उसने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी और आखिरकार 10 नवंबर 2009 को, यानी कि हॉकर के मर्डर के करीब 32 महीने बाद, पुलिस तात्सुया को ओकिनावा शहर के उस फेरी स्टेशन से गिरफ्तार करती है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस की पूछताछ में तात्सुया ने बताया कि वो हॉकर को जान से मारना नहीं चाहता था, बल्कि वो तो उसके साथ सिर्फ फिजिकल रिलेशन बनाना चाह रहा था। पर जब हॉकर ने उसे साफ साफ मना कर दिया तब वो गुस्से में उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। हॉकर जब शोर मचाना शुरू की तब उसे चुप कराने के लिए उसने उसका गला दबा दिया और रेप के दौरान उसकी मौत कब हो गई उसे पता ही नहीं चला। कोर्ट में सुनवाई के दौरान तात्सुया ने अपनी सारी गलती मान ली और फिर 21 जुलाई 2011 को लिंडसे हॉकर के रेप और कत्ल के जुर्म में जज ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
दोस्तों, स्क्रीन पर दिख रही ये लड़की जितनी खूबसूरत है, उसकी कहानी उतनी ही ज्यादा खौफनाक है। कहने को तो ये इंस्टाग्राम पर एक फिटनेस मॉडल इन्फ्लुएंसर है, पर असल में इसने इंस्टाग्राम और ओनली फैंस जैसे वेबसाइट का यूज सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के लिए किया। इसने इन साइट से जितना ज्यादा पैसा कमाया, उतनी ही ज्यादा इसकी आदतें भी खराब होती चली गईं। शराब और ड्रग्स का नशा इस कदर इस पर हावी होने लगा कि असल जिंदगी में वो क्या कुछ कर गुजरती थी, उसका उसे होश भी नहीं रहता था। और ऐसे में एक दिन उसके हाथों से वो गलती हो गई जिसके बारे में उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तो आखिर क्या थी वो गलती, और कौन है ये लड़की, और क्या है इसकी वो खौफनाक कहानी, ये सब हम आपको आगे कहानी में बताएंगे। पर उससे पहले अगर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग क्राइम स्टोरी सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी घंटी को दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जिस लड़की की कहानी मैं आप सभी को सुनाने जा रही हूँ, उसका नाम है कोर्टनी क्लेनी। कोर्टनी क्लेनी का जन्म 21 अप्रैल 1996 को अमेरिका के टेक्सास शहर में हुआ था। कोर्टनी क्लेनी को बचपन से ही डांस और एक्टिंग का बहुत शौक था, और इसी वजह से जब ये बड़ी हुई तो इसने मॉडलिंग में अपना हाथ आजमाना शुरू कर दिया। मॉडलिंग की वजह से उसे अपनी बॉडी को मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी था, इसलिए वो रेगुलर जिम जाया करती थी। उसका मॉडलिंग करियर ज़्यादा सक्सेसफुल तो नहीं रहा, पर इसी बहाने उसका इंटरेस्ट फिटनेस में हो गया। अब वो ज़्यादातर टाइम अपना जिम में बिताया करती थी और जिम में ली गई अपनी तस्वीरों को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट करती थी। शुरू में कोर्टनी क्लेनी की जिम वाली तस्वीरें और वीडियोस वायरल तो नहीं हुए, पर एक दिन अचानक ही उसकी एक वीडियो वायरल हो गई। पहले तो कोर्टनी को भी इस पर भरोसा नहीं हुआ, पर जब उसने अपने वायरल वीडियो को बार बार देखा तो उसे एक बात अच्छे से पता चल गई थी कि उसकी ये वीडियो वायरल क्यों हुई। असल में दोस्तों, कोर्टनी क्लेनी का जो वीडियो वायरल हुआ था उसमें उसने सिर्फ बिकनी ही पहनी हुई थी, और ये बात कोर्टनी क्लेनी को समझने में ज़्यादा देर नहीं लगी। इसके बाद कोर्टनी क्लेनी अपनी ज़्यादातर वीडियोस बिकनी में ही बनाने लगी और अपनी ज़्यादातर तस्वीरें भी बिकनी में ही पोस्ट करने लगी। देखते ही देखते कुछ ही महीनों में कोर्टनी के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स की संख्या 10 लाख से भी ज़्यादा हो गई, और इंस्टाग्राम की वजह से कोर्टनी क्लेनी को बहुत सारे प्रोडक्ट के प्रमोशनल ऑफर्स भी आने लगे, जिससे उसकी अच्छी कमाई भी होने लगी। पर कोर्टनी क्लेनी का मन इतने से कहाँ भरने वाला था। उसे तो अपनी ज़िंदगी में ढेर सारा पैसा कमाना था, जिससे वो अपनी महंगी से महंगी ख्वाहिशों को आसानी से पूरा कर सके। इसी दौरान उसे किसी ने ओनली फैंस वेबसाइट के बारे में बताया। असल में दोस्तों, ये वेबसाइट बिल्कुल उसी तरह है जैसे कि फेसबुक, पर यहाँ पर आपको एक मंथली फीस उस क्रिएटर को देनी पड़ती है जिसकी वीडियोस या फोटोज आप देखना चाहते हो। आसान भाषा में समझे तो यहाँ कुछ भी फ्री में देखने को नहीं मिलता, और इसलिए ओनली फैंस के ज़्यादातर क्रिएटर ऐसे हैं जो अपनी अश्लील वीडियोस या फोटोज पोस्ट करते हैं ताकि उनके सब्सक्राइबर उनसे जुड़े रहें। तो जब कोर्टनी क्लेनी को इस वेबसाइट के बारे में पता चला तो उसने भी ओनली फैंस पर अपना अकाउंट बना लिया। और वायरल कैसे हुआ जाता है वो तो इंस्टाग्राम की मदद से उसे पहले ही पता चल चुका था। फिर क्या था, देखते ही देखते कोर्टनी क्लेनी ओनली फैंस पे भी काफ़ी फेमस हो गई। ओनली फैंस पे उसकी सफलता का अंदाज़ा आप इससे ही लगा सकते हैं कि उसकी एक साल की कमाई 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा की थी। अब जब कोर्टनी क्लेनी की कमाई करोड़ों में होने लगी तो उसकी अय्याशी और बढ़ती चली गई, जिसकी वजह से उसे शराब और ड्रग्स की बुरी लत लग गई। वो अक्सर पार्टी करने बार्स एंड क्लब्स में जाने लगी। इसी दौरान नवंबर 2020 में एक पार्टी में कोर्टनी की मुलाकात क्रिश्चियन ओबमसेली नाम के एक युवक से होती है। पार्टी के दौरान क्रिश्चियन ओबमसेली और कोर्टनी क्लेनी के बीच काफ़ी नज़दीकियां हो जाती हैं। इसके बाद दोनों अक्सर एक दूसरे से मिलना जुलना शुरू कर देते हैं, और कुछ ही दिनों बाद दोनों ने एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार कर दिया। अभी तक तो इन दोनों के बीच सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर जब दोनों ने साथ में रहने का फैसला लिया तब इनकी कहानी एक नया मोड़ ले लेती है। प्यार के इजहार के बाद क्रिश्चियन ओबमसेली और कोर्टनी क्लेनी ने साथ में रहने का प्लान किया, और फिर दोनों ने टेक्सास शहर में एक नया घर रेंट पे ले लिया और वहां पर दोनों लिव इन में रहने लगे। शुरू में तो सब कुछ अच्छा था, पर कुछ ही महीनों बाद क्रिश्चियन ओबमसेली और कोर्टनी क्लेनी के बीच झगड़े शुरू हो जाते हैं, और इन झगड़ों की मेन वजह थी कोर्टनी क्लेनी का क्रिश्चियन ओबमसेली पर शक करना। असल में दोस्तों, ओबमसेली का किसी भी लड़की की तरफ देखना या उससे बातें करना कोर्टनी क्लेनी को बिल्कुल पसंद नहीं था। समय के साथ साथ इनके बीच के झगड़े और भी हिंसक होने लगते हैं। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक बार झगड़े के दौरान कोर्टनी क्लेनी ने क्रिश्चियन ओबमसेली की थाइस पर चाकू से वार किया था,
और कई बार तो पार्टी के दौरान उसने क्रिश्चियन ओबमसेली के ऊपर वाइन ग्लास और प्लेट भी फेंक कर मारे थे। इन घटनाओं के दौरान क्रिश्चियन ओबमसेली कई बार घायल भी हुआ, पर वो हर बार अपनी गर्लफ्रेंड की इन गलतियों को माफ करता गया, क्योंकि जब कोर्टनी क्लेनी ऐसी हरकतें करती थी तो वो उस समय बहुत नशे में होती थी, और जब उसका नशा उतरता था तो वो क्रिश्चियन ओबमसेली से माफी मांग लेती थी, और क्रिश्चियन ओबमसेली हमेशा उसे इसलिए माफ कर देता था क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता था, और ये बात उसने एक लेटर में लिखकर कोर्टनी क्लेनी को बताई भी थी। खैर, इन सब बातों से एक बात तो क्लियर थी कि इनका लिव इन रिलेशन बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रहा था। इसलिए ओबमसेली और कोर्टनी क्लेनी ने मिलकर ये फैसला किया कि वो लोग टेक्सास शहर को छोड़कर मियामी में शिफ्ट हो जाएंगे, ताकि मियामी शहर की खूबसूरती के बीच इनकी ये हिंसक लड़ाइयाँ खत्म हो सके। इसके बाद जनवरी 2022 में दोनों मियामी में शिफ्ट भी हो जाते हैं। यहाँ उन्होंने एक लग्जरी अपार्टमेंट रेंट पे लिया और अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करने की कोशिश की। पर कोर्टनी क्लेनी कहाँ बदलने वाली थी। यहाँ भी कुछ ही दिनों में कोर्टनी ओबमसेली से लड़ाइयाँ करना शुरू कर देती है। इसका एक वीडियो भी बाद में सामने आया, जिसमें ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह से कोर्टनी ओबमसेली पर झगड़े के दौरान हमला करती थी। 3 अप्रैल 2022 इस दिन कोर्टनी क्लेनी और क्रिश्चियन ओबमसेली के बीच एक आखिरी लड़ाई हुई। आखिरी लड़ाई मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इस लड़ाई में क्रिश्चियन ओबमसेली की जान चली गई। आखिर क्या कुछ हुआ 3 अप्रैल की शाम को, चलिए जानते हैं। 3 अप्रैल को दिन के 1:15 पर क्रिश्चियन ओबमसेली घर से बाहर जाता है, जबकि उस समय कोर्टनी क्लेनी घर पर ही रहती है और अपने ओनली फैंस वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीम कर रही होती है। शाम को 4:33 पर ओबमसेली सबवे से 2 सैंडविच लेकर वापस आता है। इसके ठीक 10 मिनट बाद कोर्टनी क्लेनी अपनी माँ को कॉल करती है और उनसे करीब 6 मिनट बात करती है। कॉल काटने के बाद एक बार फिर से कोर्टनी क्लेनी अपनी माँ को कॉल करती है और इस बार वो लगभग 7 मिनट उनसे बात करती है। माँ से बात करने के बाद 4:57 पर कोर्टनी क्लेनी इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर 911 पर कॉल करती है और उनसे बोलती है कि मेरे बॉयफ्रेंड को चाकू लग गया है और उसका बहुत सारा खून बह रहा है, प्लीज हमारी मदद कीजिए। इस कॉल के दौरान पीछे से ओबमसेली की भी आवाज आती है, जिसमें वो कोर्टनी क्लेनी से कह रहा होता है कि मैं मरने वाला हूँ, मुझे मेरा हाथ महसूस नहीं हो रहा है। इस कॉल के बाद पुलिस और मेडिकल टीम जल्द से जल्द उस अपार्टमेंट में पहुंचती है जहां कोर्टनी क्लेनी और क्रिश्चियन ओबमसेली रहते थे। अपार्टमेंट के अंदर का नजारा देखकर सभी चौंक जाते हैं। घर में चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ था और घर के एक कोने में ओबमसेली बेहोश पड़ा हुआ था। उसके सर को अपनी गोद में रखकर कोर्टनी क्लेनी बस रोई जा रही थी। मेडिकल टीम जब ओबमसेली की जांच करती है तो पता चलता है कि उसकी सांसें चल तो रही हैं, पर बहुत धीमे। मेडिकल टीम तुरंत ओबमसेली को लेकर हॉस्पिटल जाती है, पर रास्ते में ही उसकी मौत हो जाती है। इधर पुलिस अपार्टमेंट की पूरी जांच पड़ताल करती है और वहां से सारे सबूत इकट्ठा करना शुरू कर देती है। पुलिस जब कोर्टनी क्लेनी से पूछताछ करती है तो कोर्टनी क्लेनी उन्हें बताती है कि उसके और ओबमसेली के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ, पर कुछ ही मिनटों में ये झगड़ा लड़ाई में तब्दील हो गया। लड़ाई के दौरान ओबमसेली उसका गला दबा देता है, पर किसी तरह वो ओबमसेली की गिरफ्त से बच निकलती है और भागकर किचन में जा पहुंचती है। ओबमसेली जब किचन की तरफ बढ़ता है तो खुद को बचाने के लिए उसने किचन में रखा चाकू ओबमसेली की तरफ फेंक दिया और वो चाकू सीधा ओबमसेली के सीने में जा लगा। इसके बाद वो फर्श पर गिर जाता है और उसके सीने से बहुत सारा खून बहने लगता है। कोर्टनी क्लेनी की बातों से पुलिस एक बात तो समझ चुकी थी कि ओबमसेली की हत्या के पीछे कोर्टनी क्लेनी का ही हाथ है, पर यहाँ एक पेच था कि क्या ये हत्या है या सेल्फ डिफेंस। अब इस पहेली को सॉल्व करने के लिए पुलिस को अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी करनी थी, इसलिए पुलिस कोर्टनी क्लेनी को गिरफ्तार करके उसे हवाई के एक मेंटल हॉस्पिटल में भेज देती है, क्योंकि पुलिस को पूछताछ के दौरान ऐसा लगा कि शायद कोर्टनी क्लेनी अभी मानसिक रूप से पूरी तरह फिट नहीं है। 1 महीने के इलाज के बाद कोर्टनी क्लेनी आज़ाद हो जाती है, क्योंकि पुलिस ने अभी तक उस पर कोई चार्ज नहीं लगाया था। करीब 2 महीने की इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस कोर्टनी क्लेनी पर 2nd डिग्री मर्डर का चार्ज लगाती है और उसे गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करती है। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में बताया कि जो भी बातें कोर्टनी क्लेनी ने पुलिस से कही थी वो आधी सच और आधी झूठ है, क्योंकि कोर्टनी क्लेनी ने पुलिस को बताया था कि उसने चाकू करीब 10 फुट की दूरी से ओबमसेली पर फेंका था
लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट की माने तो ये चाकू दूर से नहीं बल्कि बेहद करीब से मारा गया है, तभी जख्म इतने गहरे लगे हैं और जख्म का निशान ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है। अगर चाकू दूर से मारा होता तो जख्म के निशान इतने गहरे नहीं होते और ना ही ऊपर से नीचे की तरफ जाते। पुलिस ने यह भी अपनी रिपोर्ट में बताया कि कोर्टनी क्लेनी के शरीर पर किसी भी तरह का कोई भी निशान नहीं मिला जिससे ये साबित हो सके कि ओबमसेली ने उसे मारा था या उसका गला दबाया था, जैसा कि कोर्टनी क्लेनी ने दावा किया था। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में ये भी बताया कि पुलिस को लगता है कि चाकू मारने के बाद कोर्टनी क्लेनी ने पहले अपनी मां को कॉल किया, ना कि पुलिस को, जिसकी वजह से 20 से 25 मिनट तक ओबमसेली का खून बहता रहा और इसी वजह से उसकी मौत हुई। अगर 20-25 मिनट पहले ही कोर्टनी क्लेनी ने कॉल किया होता तो शायद उसे बचाया जा सकता था। इसके साथ ही पुलिस ने कोर्ट में कोर्टनी क्लेनी की मां का वो मैसेज भी दिखाया जिसमें उन्होंने लिखा था कि सेल्फ डिफेंस की बात करना और उससे ज्यादा कुछ मत कहना। और आखिरी में पुलिस ने कोर्ट में कुछ ऐसे गवाह भी पेश किए जिन्होंने ये बताया कि पार्टी के दौरान हमेशा कोर्टनी क्लेनी ही ओबमसेली से झगड़ा करती और फिर उसे मारना शुरू कर देती थी। सारे सबूतों के सामने आने के बाद भी अभी तक कोर्टनी क्लेनी अपनी सेल्फ डिफेंस वाली बात पर टिकी हुई है। अब देखना होगा कोर्टनी क्लेनी को कोर्ट गुनाहगार मानती है या नहीं, क्योंकि अभी तक ये केस कोर्ट में चल ही रहा है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आप सबको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शब्बा खैर।